सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका मैं एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, क्या क्या आप जानोगे आज के वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये जानेंगे कि बोर थ्योरी क्या है। बोर थ्योरी क्या है जो आपके आईआईटी जैम के सिलेबस में लिखा हुआ है, बोर थ्योरी। ठीक है, मतलब डिटेल्स में इसको जानना है आपको। फिर इस बोर थ्योरी के रिगार्डिंग हमें ये जानना है कि हाउ बोर थ्योरी केम, हाउ बोर थ्योरी केम। ओके, सेकेंड पॉइंट ये जानना है कि बोर थ्योरी से रीडबर्ग इक्वेशन क्या होता है, रीडबर्ग इक्वेशन क्या होता है। थर्ड पॉइंट है स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है। मैं आपको इमेजेस के थ्रू भी दिखाऊंगा कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है। ठीक है, नंबर 4 देन एटॉमिक मॉडल, लाइक बोर एटॉमिक मॉडल क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल क्या है वो मैं बताऊंगा। फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी बताऊंगा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बोर थ्योरी क्या है वो भी बताऊंगा, और बोर एटॉमिक मॉडल उसका मेरिट डिमेरिट क्या है वो भी बताऊंगा। फिर थोड़ा करेक्शन करूंगा, मेरिट डिमेरिट के बाद जो डिमेरिट्स था उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा करेक्शन ऑफ बोर थ्योरी। फिर बोर थ्योरी के रिगार्डिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं बोर थ्योरी से वो देखेंगे। नॉट ओनली आयोनाइजेशन पोटेंशियल, रेजोनेंस पोटेंशियल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो देखेंगे, जो कि न्यूमेरिकल सेक्शन में आ जाता है। ओके, इसके बाद बोर कोरिस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या है, बोर कोरिस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या है, इसको हम अभी ब्रीफली समझेंगे। और जब क्वांटम मैकेनिक्स में खत्म कर लूंगा, मतलब पार्टिकल इन 1D बॉक्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वांटम मैकेनिक्स में, तब आपको इसको और डीप में समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस ब्रीफ आइडिया दूंगा बोर कोरिस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या है। एंड फाइनली व्हाट इज एटॉमिक यूनिट। तो एटॉमिक यूनिट अभी ग्रेजुएशन के सिलेबस में आपके नहीं है, बट ये बहुत एक छोटा सा पॉइंट है। तो आपको ये अभी अगर जान लोगे तो एमएससी में जाके कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, क्योंकि एमएससी में एटॉमिक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में जानेंगे एक एक करके। गॉट इट, इसलिए मैंने आपको पहले ब्रीफ आइडिया दे दिया कि क्या क्या हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट हाउ बोर थ्योरी केम, हाउ इट केम। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, तो क्या किया गया था, 19th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, एक ट्यूब टाइप का लिया गया था। ठीक है, और उस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फुलफिल किया गया था, जिसका प्रेशर बहुत लो था। लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस को लिया गया था। ओके, और इस हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया गया। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब मान लो ये एक रॉड है, ये रॉड यह इस तरीके से है, और इस रॉड के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिक इंपोज किया गया। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी इंपोज किया गया, इलेक्ट्रिसिटी। और जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी इंपोज किया गया तो यहाँ पे जो गैस था, गैस मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था वहाँ पे। तो हाइड्रोजन एटम और या फिर जो गैस इसमें प्रेजेंट था, ये देखा गया कि इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में, इसको क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को इंप्लाई कर रहे हैं उसमें जहाँ पे गैस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, और जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी इंपोज किया गया, ये देखा गया कि ये जो गैस है ना, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है, वो कलर शो कर रहा है। ये गैस क्या कर रहा है, शोज कलर, शोज सम कलर। और उस कलर को जब एनालाइज किया गया, देखा गया वो कलर यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजियन का कलर है। अब यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड रीजियन का कलर मतलब क्या, देखो कलर क्या होता है, अगर आप सनलाइट को देखोगे वो एक व्हाइट लाइट होता है, 7 लाइट का मिक्सचर होता है सनलाइट, राइट, वीव जियोड, जो आपको बताएं। तो उस 7 लाइट में रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और वायलेट का वेवलेंथ लोएस्ट होता है। मतलब जो भी हम कलर की बात करेंगे, कलर मतलब एक पार्टिकुलर उसका वेवलेंथ रहेगा, लैम्डा वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। अगर उसका एक पार्टिकुलर लैम्डा रहेगा, उसका एक कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, न्यू रहेगा।
राइट। और इसी हाइड्रोजन गैस को जब हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में डालें और डिफरेंट कलर्स शो करें हाइड्रोजन गैस, तो उसका भी एक पार्टिकुलर लैम्डा रहेगा उस कलर का, और उसका भी फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो हमने देखा, साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि वो जो कलर मिल रहा है वो यूवी विजिबल आईआर रीजन पे मिल रहा है। ठीक है, यूवी विजिबल और आईआर रीजन पे मिल रहा है, और इसको उन्होंने नाम दिया एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसका क्या नाम दिया उन्होंने? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन राइज होता है कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये जो कलर, वो कलर क्यों मिल रहा है, उस कलर का सिग्निफिकेंस क्या है। हमने तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया इसमें, तो हाइड्रोजन गैस कलर क्यों शो कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए अपना खुद का फॉर्मूला लेके, कि इस फॉर्मूला के थ्रू हम इस कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कब ये यूवी रीजन में दिखाएगा, कब ये विजिबल रीजन में दिखाएगा, कब ये इंफ्रारेड रीजन में कलर शो करेगा, मतलब पार्टिकुलर वेवलेंथ का कलर शो करेगा। तो तीनों साइंटिस्ट आए और तीनों अपना अपना फॉर्मूला लेके आए। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो था बामार फॉर्मूला। साइंटिस्ट बामार आए और अपना बामार फॉर्मूला लेके आ गए। ओके, सेकेंड जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था रीडबर्ग फॉर्मूला। आपने सुना होगा रीडबर्ग फॉर्मूला। और थर्ड जो साइंटिस्ट आए वो था रीड्स कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। ओके, अब चलो एक एक करके ये तीनों बामार फॉर्मूला, रीडबर्ग फॉर्मूला, रीड्स कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जान लेते हैं। नंबर 1, बामार फॉर्मूला। तो बामार साइंटिस्ट बामार आए और उन्होंने क्या किया, इस एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो कलर मिल रहा है उस कलर का पार्टिकुलर एक वेवलेंथ रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली उस मतलब इस डिफरेंट यूवी विजिबल आईआर रीजन में जो जो कलर है उस कलर को एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, या फिर कब मुझे कौन सा कलर मिलेगा, कब मुझे कौन सा वेवलेंथ का कलर मिलेगा। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एम्पिरिकल इक्वेशन साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने रखे। और वो एम्पिरिकल इक्वेशन यही था कि लैम्डा इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 4। तो n स्क्वायर माइनस 4 को मैं इस तरीके से लिखूंगा ताकि समझने में आसानी हो। n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अगर आप अच्छे से नोट करोगे इसमें 4 को मैंने किस तरीके से लिखा, 2 स्क्वायर तरीके से लिखा। राइट, गॉट इट। तो ये जो फॉर्मूला था ये होता है बामार फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में जो k है इसका ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 364.6 नैनोमीटर। जो n वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। और n का वैल्यू अकॉर्डिंग इन दिस बामार फॉर्मूला जो n का वैल्यू है वो पता है क्या है, 2 से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि इसीलिए मैंने 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिखा। n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 3, 4, 5, 6 डॉट 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 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू। गॉट इट। तो इस तरीके से ये n का वैल्यू प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हमारा बामार फॉर्मूला, साइंटिस्ट बामार आए और लेके आए ये लैम्डा वाला इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन से हम कौन सा लाइट मिलेगा उस लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सेकंड साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रीडबर्ग फॉर्मूला। रीडबर्ग फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइंटिस्ट रीडबर्ग इक्वेशन डिराइव किए। और उनका इक्वेशन ये था, उन्होंने 1/लैम्डा कैलकुलेट किए और उनका जो 1/लैम्डा होता है उसको हम डिनोट करते हैं वेव नंबर से। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है, वेव नंबर ये जो होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। मतलब यहाँ से भी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे वेवलेंथ को क्यों कंसीडर किया जा रहा है। देखो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है,
हमारा दो तरीके का स्टडी होती है, एक है साइंटिफिक स्टडी, दूसरा होता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की पार्ट है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में दो तरीके की स्टडी होती है, एक नॉर्मल स्टडी करते हैं और एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी होता है जिसमें हर एक स्पेक्ट्रा आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में क्या होता है, एनर्जी को हम जूल, किलो जूल, कैलोरी, जूल, किलो जूल, देन आर्क से डिनोट नहीं करते। किससे डिनोट करते? जनरली वेव नंबर से डिनोट करते हैं। और अगर सीजीएस में वेव नंबर की बात करें, वेव नंबर मतलब न्यू बार मतलब क्या, 1/λ। सीजीएस में लैम्डा क्या होता है? यूनिट, सेंटीमीटर होता है। मतलब वेव नंबर का जो यूनिट होगा सीजीएस में वो होंगे सेंटीमीटर इनवर्स, राइट, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हम एनर्जी को डिनोट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में। तो यहाँ पे ई मैं यूज नहीं करूंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी में एनर्जी को हम ई, दैट इज लाइक जूल और किलो जूल और लाइक आर्क, इससे हम डिनोट नहीं कर सकते। गॉट इट? तो किससे डिनोट करना है? सेंटीमीटर इनवर्स या फिर एसआई में मीटर इनवर्स से। बट क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सेंटीमीटर इनवर्स को प्रीफरेंस देते हैं। तो रिडबर्ग इक्वेशन जो था वो होता है ये, दिस इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/n स्क्वायर एंड r मल्टीप्लाइड बाई, पता नहीं था। तो रिडबर्ग ने जब ये अपना फॉर्मूला डिराइव किया था, उन्होंने बोला था कुछ चीजों से मल्टीप्लाई करना है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होंगे, लेकिन क्या होंगे वो रिडबर्ग को पता नहीं था। तो यहाँ पे मैं समथिंग लिख देता हूं। तो रिडबर्ग ने जब अपना इक्वेशन डिराइव किया था, कुछ उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे समथिंग वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होंगे। उन्होंने बस एक एम्पिरिकल फॉर्मूला डेवलप किए थे, जिस फॉर्मूला के थ्रू वो डिफरेंट कलर्स के वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, डिफरेंट कलर्स को वेवलेंथ को। लेकिन उनको वो समथिंग क्या था वो उनको पता नहीं था। ये समथिंग कहाँ से आएगा पता है? ये समथिंग आएगा बोर थ्योरी से, जो हम बाद में जानेंगे। अगर आपको ये इक्वेशन पता है ऑलरेडी, मुझे पता है कि आपको पता है कि ये समथिंग की जगह पे होता है जेड स्क्वायर, आपको ऑलरेडी पता है, राइट, जेड स्क्वायर होता है। तो जेड स्क्वायर बोर थ्योरी से आएगा, बोर थ्योरी से हम डिराइव करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग रिडबर्ग को पता नहीं था कि ये समथिंग क्या है। और रिडबर्ग ने क्या किया, फिर उन्होंने बोला ओके ये समथिंग कुछ होगा, और यहाँ पे जो n का वैल्यू होंगे वो क्या 2 से ज़्यादा होंगे, मतलब 3 स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट। गॉट इट? अभी ये हो गया रिडबर्ग फॉर्मूला। एक और आ गया इक्वेशन, एक और फॉर्मूला। लास्ट जो फॉर्मूला है नंबर 3 वो होता है रीड्स कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस रीड्स कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, साइंटिस्ट रीड्स एक और इक्वेशन लेके आए, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, वेव नंबर को डिनोट किया। वेव नंबर मतलब 1/λ, दैट इज इक्वल टू व्हाट? उन्होंने बोला मेरा इक्वेशन होगा इस तरीके का, 1/m प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1/n प्लस अल्फा स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, उस टाइम के हिसाब से ये जो रीड्स कॉम्बिनेशन फॉर्मूला था ना, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला था, क्योंकि रिडबर्ग फॉर्मूला समथिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था एट दैट मोमेंट। बामार फॉर्मूला तो बहुत सिंपल फॉर्मूला था, ठीक है, लेकिन रीड्स कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बहुत ज्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला था। क्यों एक्यूरेट फॉर्मूला था? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो अल्फा और बीटा यूज किए थे, इस अल्फा और बीटा को बोला जाता है एडजस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स। एडजस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स, और ये एडजस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, नेचर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर, मतलब नेचर ऑफ एटम के ऊपर। मान लो मैंने हाइड्रोजन एटम यूज किया, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अलग अलग होता है। मान लो मैंने हीलियम यूज किया, मान लो मैंने लिथियम यूज किया, मान लो मैंने सोडियम यूज किया, मान लो मैंने लाइक मैग्नीशियम यूज किया, तो हर एक एटम के में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, दैट मीन्स नेचर ऑफ एलिमेंट अलग अलग होंगे, उसका बिहेवियर भी अलग होगा। तो उस बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा ये एडजस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा। और ये एडजस्टमेंट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करके हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या क्या कलर शो कर सकता है, लाइक दैट, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन एटम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो हाइड्रोजन एटम है, फॉर हाइड्रोजन एटम वो उसके लिए
अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू 0 होता है। बाकी एटम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रहेगा, बट हाइड्रोजन एटम के लिए अल्फा बीटा दोनों 0 होगा। और ये स्टडी में जो हम जानेंगे बोर थ्योरी या फिर जो भी क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन हम करेंगे वो बस वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए करेंगे, मतलब हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए करेंगे। मतलब हमें बाकी एलिमेंट्स का कुछ नहीं करना है जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसीलिए साइंटिस्ट रीस जो होता है उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लेके आए और उन्होंने ये अल्फा और बीटा वैल्यू अपने सामने रखा कि ये हाइड्रोजन के लिए 0 होगा। और इस फॉर्मूला से उन्होंने ये दिखाया कि कितने टाइप्स के हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिल सकता है, कितने टाइप्स के। चलो पूरा डिटेल्स में आपको दे देता हूं कितने टाइप्स के। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसमें क्या करूंगा, मैं सीरीज को रखूंगा, इसमें रखूंगा स्पेक्ट्रा को, इसमें रखूंगा एम वैल्यू, इसमें रखूंगा एन वैल्यू, और इसमें आई थिंक इट्स डन। ओके, 4 लाइन चाहिए मुझे, तो थोड़ा सा गैप दे देता हूं मैं यहाँ पे। ग्रेट। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पीशीज लाइक सीरीज का नाम, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का जो सीरीज होंगे उस सीरीज का नाम लिखूंगा। यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रा के बारे में बात करूंगा, स्पेक्ट्रल लाइक पोजीशन, स्पेक्ट्रल पोजीशन। ओके, कहाँ पे वो स्पेक्ट्रल पोजीशन होंगे, स्पेक्ट्रल पोजीशन, देन एम की वैल्यू, देन एन की वैल्यू। और अल्फा और बीटा जो होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होंगे। अगर मैं मान लो एक ही एलिमेंट लिया, मतलब उस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए अल्फा और बीटा मतलब एडजस्टमेंट कांस्टेंट जो इस लैम्डा वैल्यू या फिर न्यू बार वैल्यू को एडजस्ट करेगा ताकि वो सही वैल्यू रहे, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए अल्फा और बीटा वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। गॉट इट? ग्रेट। नाउ फर्स्ट जो सीरीज होता है आपको ऑलरेडी पता है नाम, लीमैन सीरीज, एल, जिसको मैं एल से डिनोट करूंगा। लेन बामार सीरीज बी से, लेन पैसेंज सीरीज पी से, देन लाइक एल लीमैन बामार पैसेंज ब्रैकेट सीरीज बी से, देन फूंड सीरीज पी से, देन हम्फ्रीज सीरीज एच से। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, देखो आपको क्या करना है, आपको लीमैन बामार पैसेन ब्रैकेट फूंड हम्फ्रीज, इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ऐसा नहीं कि लीमैन देन पैसेन देन हम्फ्रीज देन बामार, इस तरीके से नहीं, ऊपर से नीचे सीक्वेंस वाइज याद रखना है, नहीं तो आप गलती कर दोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इस तरीके से याद रखोगे, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, शॉर्टकट जिस तरीके से मैं याद रखता हूँ, सिंपल एलबीपी बीपीएच, बस 2 सेक्शन में याद रखना, एलबीपी बीपीएच। एलबीपी बीपीएच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लीमैन बामार पैसेन ब्रैकेट फूंड हम्फ्रीज, ठीक है। तो इसको याद रख लेना इस तरीके से, शॉर्टकट मेथड है, सीक्वेंस वाइज याद रह जाएगा। अब ये जो लीमैन सीरीज होता है वो कहाँ पे देखा जाता है, वो यूवी रीजन पे देखा जाता है। जो बामार सीरीज होता है वो यूवी और विजिबल के बीच में देखा जाता है, इसलिए इसको यूवी और विजिबल, या फिर वहां पे देखा जाता है जहाँ पे यूवी और विजिबल दोनों रहता है, मतलब यूवी विजिबल रीजन में, मतलब यूवी रीजन में भी विजिबल रीजन में भी देखा जाता है। फिर आ जाओ पैसेंज सीरीज में, वो होता है नियर इंफ्रारेड रीजन में, नियर इंफ्रारेड रीजन में होता है। उसके बाद आ जाओ ब्रैकेट सीरीज, वो होता है फार आयर रीजन में, और फूंड सीरीज वो भी फार आयर रीजन में होता है, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो आयर रीजन में ही होता है मोर और लेस, ठीक है। मैंने बोला था ना पहले, देखो याद कर लो कि यूवी विजिबल और आयर इस रीजन में ही होता है सब कुछ, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस जो होता है वो इस पोजीशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, यूवी विजिबल आयर, देन गामा, देन अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें यूवी विजिबल और आयर रीजन में ही ये सारे सीरीज मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस रहेगा, ठीक है। मतलब उस स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ रहेगा, और वो वेवलेंथ ये होंगे, लैम्डा होंगे। जो कलर आएंगे वो उस कलर का पोजीशन उस पार्टिकुलर यूवी विजिबल और आयर रीजन में होगा, और बेस्ड अपॉन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक एम एंड एन वैल्यूज, लेट मी शो यू कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम एंड एन वैल्यूज उस लैम्डा दैट मीन्स कलर डिफरेंट होंगे एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं रीड्स कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से। तो एम वैल्यू क्या होगा लीमैन सीरीज के लिए, एम वैल्यू होगा 1,
बामर के लिए M2, पैसन 3, 4, 5 एंड 6। एन वैल्यू क्या होंगे 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब M से ज़्यादा होंगे एन वैल्यू। इसके लिए एन वैल्यू क्या होंगे 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, देन 6, 7, 8, देन 7, 8, 9, देन। तो इस तरीके से वो एम और एन वैल्यूज वेरी करेगा इस इक्वेशन के थ्रू। और अगर ये एम का वैल्यू ये रहा तो उसके लिए वो जो स्पेक्ट्रल पोजीशन होंगे वो नियर इंफ्रारेड रीजन में होंगे। उस लाइन को हम बोलेंगे पैसन सीरीज और पैसन लाइन। ओके, और उसका अगर आप वेवलेंथ निकालोगे तो उसका एक पार्टिकुलर कलर शो करेगा एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो ये हम डिनोट कर सकते हैं रीड्स कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी किया गया था। लेकिन इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद ये सारे जब एक्सप्लेनेशन चल रहा था तो यहाँ पे क्या था, ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज था वो सारे एम्पिरिकल फॉर्मूलाज था। मतलब इसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड कुछ अच्छा था नहीं। थियोरेटिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर मैंने ये इक्वेशन यूज किया तो मैं एम का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, ये मैं किस तरीके से बताऊंगा। एम क्या है, एम एक वैल्यू से मुझे पता है कि एम के वैल्यू ये होंगे तो ये पार्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट मिलेगा, उसको हम ये नाम देंगे। गॉट इट। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एम का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, एम और एन है क्या चीज। तो ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था। इवन कोई भी साइंटिस्ट इसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कि ये एन क्या है, या फिर 2 क्यों हम पुट कर रहे हैं, या फिर ये एन का सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जैक्टली लाइक एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था साइंटिस्ट के द्वारा एट दैट टाइम। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोले, ठीक है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा दिया, तो मैं एटॉमिक मॉडल समझाऊंगा नहीं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार जस्ट दिखा देता हूँ। एटॉमिक इनके अकॉर्डिंग मॉडल के रिगार्डिंग एटम न्यूक्लियस यहाँ पे रहता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, राइट, इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। ये है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने बोले ओके, ये हाइड्रोजन एटम का जो एमिशन स्पेक्ट्रम हम ले रहे हैं वो कलर क्यों शो कर रहा है। कलर इसलिए शो कर रहा है कि वो एमिशन स्पेक्ट्रम एमिशन कर रहा है कुछ, इसलिए हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अब क्वेश्चन राइज होगा कि एमिशन क्यों करेगा और एमिशन किस तरीके से करेगा। उन्होंने बोला एमिशन करेगा। उन्होंने बोला कि ओके, इसको एमिशन करने का एक ही तरीका है कि क्या करेगा, ये सिंपली ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहेगा, रिवॉल्व करेगा, और जब इसको एमिशन करना होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता रहेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जब ये न्यूक्लियस के पास आएगा तब ये एमिशन क्यों करेगा। ठीक है, अच्छा बताओ एक बात, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अभी ये भूल जाओ कि आपके ये न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन है, बस ये सोचो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। बताओ मुझे एक चीज कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, डेफिनेटली यस, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करने के बाद अगर ये पास आए, मतलब नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे, अगर एक दूसरे के पास आए, क्या ये ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर ये ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब मान लो ये आपका केस 1 है, ये मान लो केस 1 है, ये मान लो केस 2 है। तो केस 1 और केस 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास आके स्टेबल हो रहा है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर दूर है लेकिन पास नहीं आ रहा है। कमेंट में बताओ मुझे कौन ज़्यादा स्टेबल है, केस 1 और केस 2। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ओके गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव मी द आंसर केस 2, डेफिनेटली केस 2। क्यों, देखो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर वो पास रहेगा तो स्टेबल रहेगा ना, दूर रहेगा तो थोड़ी स्टेबल रहेगा। और अगर स्टेबल होना है, आप मुझे बताओ, अगर आपको स्टेबल होना है, क्या आप एनर्जी छोड़ोगे या फिर एनर्जी गेन करोगे, बताओ। अगर मान लो आप बहुत स्टेबल हो, ठीक है, तो आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए। मोर एनर्जी, एम और एल पुट करो, एम फॉर मोर एनर्जी, एल फॉर लेस एनर्जी। अगर आपको स्टेबल होना है तो एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, बताओ मुझे।
मोर और लेस? लेस, लेस। ओके, हु इज सेइंग मोर? अच्छा अच्छा, शोमो इज सेइंग मोर, दिवाकर इज सेइंग लेस। ओके, करेक्ट आंसर इज लेस एनर्जी होना चाहिए। लेस एनर्जी, लेस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी। क्यों ऐसा है देखो, अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल सेटअप कर रहा हूँ, मान लो हर सबके घर में रोटी बनता है ना, मान लो ये रोटी बनने का तवा है, ठीक है ये, और यहाँ पे रोटी नहीं, यहाँ पे आप बैठे हो, ओके, और नीचे से मैं हीट ऐड कर रहा हूँ, क्या होगा? तो पहले ये ठंडा था, आप आराम से बैठे हुए थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हीट ऐड कर रहा हूँ यहाँ से, अब क्या करोगे? यहाँ पे बैठे रहोगे या फिर भाग जाओगे? सोच के देखो, भाग जाओगे ना थोड़ी देर बाद, जब ये आपको गरम गरम फील होगा। मतलब जब आपका बॉडी यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब क्या होगा? आपके जो बॉडी में काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सरफेस पे, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। क्या? जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आप उछलने कूदने लगोगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो अभी। पहले आप स्टेबल थे जब हीट कम था, लेकिन जितना मैं हीट इंक्रीज करूंगा, आप उतना ही उछलते कूदते रहोगे। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मतलब जब भी आपका एनर्जी इंक्रीज होगा, आपका स्टेबिलिटी भी घट जाएगा, आप अनस्टेबल बन जाओगे यहाँ पे। या फिर अगर यही कंसेप्ट मैं मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करूँ, एक मॉलिक्यूल है, जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो, मान लो ये आपका टेस्ट ट्यूब है, अपने लैब में किए होंगे कि इस लैब में ये टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्टेंट ऐड किया, फिर एक और चीज़ ऐड की है, लेकिन आपको पता है ये रिएक्शन हो नहीं रहा, इसलिए आप क्या कर रहे हो? हीट ऐड कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब को ऐसे बर्नर के ऊपर रख रहे हो। क्यों रख रहे हो? ताकि इनमें रिएक्शन हो। रिएक्शन कब होगा? जब ये एक्साइटेड कंडीशन में जाएगा। ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। कभी कोई केस में क्या होता है, रूम टेम्परेचर लेना होता है एक्साइट करने के लिए, कुछ केस में हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए आप हीट करते हो, टेस्ट ट्यूब को लेके बर्नर के ऊपर रखते हो थोड़ी देर, फिर देखते हो रिएक्शन फटाक से हो गया। मतलब जो सिस्टम होता है वो लेस, अगर स्टेबल होना रहना है तो उसको लेस एनर्जी पे रहना है। अगर मोर एनर्जी पे होगा तब भी तो वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करना मतलब क्या है? वो स्टेबल है क्या? नहीं ना, वो रिएक्टिव बन गया अभी। मतलब कोई भी सिस्टम अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास आएगा सिंपली, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, मतलब इनका एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा था। अब अगर इलेक्ट्रॉन इसके धीरे धीरे पास आ रहा है और आके आते आते एट लास्ट न्यूक्लियस के ऊपर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो क्या होगा? अगर पास आ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है तो एनर्जी घट रहा है। तो एनर्जी घटेगा किस तरीके से? जब ये एनर्जी छोड़ेगा, जब ये एनर्जी छोड़ेगा तब एनर्जी घट जाएगा। और ये एनर्जी छोड़ रहा है, उसको मिल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। और उस एनर्जी के लिए हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ओके, गॉट इट? तो रदरफोर्ड ने बोला ओके, हम एज हाइड्रोजन गैस को लेके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस जो कलर शो कर रहा है वो आ रहा है हाइड्रोजन एटम से। बहुत खतरनाक स्टेटमेंट कर दी उन्होंने, और ये सही भी था, गलत नहीं है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन एटम में क्या फिनोमेना हो रहा है एट दैट मोमेंट कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है हाइड्रोजन एटम में? रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन क्या करता, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस घूमते 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 न्यूक्लियस के पास आ जाता है, और जब घूमते घूमते आता है तो ये एनर्जी छोड़ता रहता है। अब बताओ, अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एनर्जी छोड़ रहा है, छोड़ ही रहा है एनर्जी, छोड़ते 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 एट लास्ट यहाँ पे आके न्यूक्लियस के ऊपर आ गया। मतलब ये जब यहाँ से यहाँ पे आया, इस बीच में वो कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ रहा था। अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी छोड़ रहा था, कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन, कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन, अगर वो कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन कर रहा था, मतलब वो जो स्पेक्ट्रम शो करेगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होंगे, कोई गैप नहीं होंगे उसमें, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होंगे। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किस तरीके का दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो ये एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होंगे एकदम सॉलिड स्पेक्ट्रम, कोई गैप नहीं है इसमें, ठीक। ये हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इस तरीके का मिलेगा, राइट। ये इसको हम बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये एकदम 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, कोई इशू नहीं था, बहुत मतलब साइंटिस्ट ने मान लिया ओके यही फिर अच्छा मतलब यही हमारा एटॉमिक मॉडल है। इसी तरीके से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एक एटम में, और अगर ये सही है तो हम स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इस मॉडल से। बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था इस मॉडल के साथ, अगर ये मॉडल करेक्ट है दैट मीन्स जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम स्पेक्ट्रा शो करेगा, मतलब उस स्पेक्ट्रा शो करने के बाद उस एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। क्यों? अगर वो स्पेक्ट्रम शो किया तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के ऊपर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एक है मतलब अब ये जो पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, उनके बीच में खाली होंगे, बहुत गैप होंगे, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट वैकेंट होता है, ये सारे स्टेटमेंट गलत हो रहा है। मतलब ये जो मॉडल है ना, ये जो मॉडल है, ये मॉडल तो थोड़ा बहुत ये बता रहा है कि हाँ स्पेक्ट्रा किस तरीके से मिलेंगे, बट ये मॉडल ये नहीं बता रहा, ये मॉडल फेल हो रहा है एटॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। तो डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्या डिमेरिट्स है? फर्स्ट डिमेरिट ये है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल RAM fails to explain the atomic stability, fails to explain the atomic stability. Yes. Next one, अगर मान लो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये स्पेक्ट्रल लाइन हमें कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा क्योंकि ये एनर्जी छोड़ता ही रहेगा जब तक ना न्यूक्लियस के ऊपर ही आ जाए इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया है तो वो जो लाइन मिलता है ना, स्पेक्ट्रल लाइंस और एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रल लाइंस, एक्सपेरिमेंटल जो स्पेक्ट्रल लाइंस होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, एक्चुअली वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, मतलब है हाँ सही है, वो नॉट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होता है। तो आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो होता है ये वाला स्पेक्ट्रा, राइट, ये स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब होता है ये, यहाँ पे एक लाइन, 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 फिर यहाँ पे भी लाइन होंगे, यहाँ पे भी लाइन होंगे, यहाँ पे भी लाइन होंगे, इस तरीके का लाइन। मतलब ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों है, ये मान लो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये जो स्पेक्ट्रा एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा है, ये जो स्पेक्ट्रा ये रदरफोर्ड के मॉडल से मिल रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो मिलेगा वही तो करेक्ट है ना, ये तो थियोरेटिकल मॉडल है, तो स्पेक्ट्रा तो मिल रहा है लेकिन वो रदरफोर्ड के मॉडल से ये नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है यहाँ पे कोई ना कोई गलती है। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स Rutherford atomic model has some issues. समझ में आ गया किस तरीके से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफॉल्ट ढूंढा गया, किस तरीके से? बस स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करके। सोचो, बस हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब किया गया था और उसके बाद धीरे धीरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया जा रहा था। सब फील आ रहा है ना कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी, हम बस स्पेक्ट्रा देख के एटॉमिक मॉडल को डेवलप कर रहे हैं और उसमें गलती पकड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ना? अब ये स्पेक्ट्रा का सिग्निफिकेंस क्या है, चलो बता देता हूं कि ये सिग्निफिकेंस क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन ने कंटिन्यूअसली इस तरीके से छोड़ा और न्यूक्लियस के ऊपर आ गया, दैट मीन्स हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन ये मिल नहीं रहा, ये मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कभी ये मिल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा गैप है, फिर दूसरा लाइन गैप है, तीसरा गैप, चौथा गैप, गैप गैप। इसका मतलब कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा फिर छोड़ना बंद कर देगा, कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी फिर से छोड़ेगा फिर छोड़ना बंद कर देगा, फिर से छोड़ेगा छोड़ना बंद कर देगा, फिर से छोड़ेगा छोड़ना बंद कर देगा, इस तरीके से छोड़ेगा, कंटिन्यूअसली नहीं छोड़ेगा। अगर कंटिन्यूअसली छोड़ता तो ये मिलता, तो कभी एनर्जी छोड़ेगा कभी एनर्जी नहीं छोड़ेगा।
It means what? It represents that sometimes electron releases energy, sometimes not. ओके, इसका कंक्लूजन यही आता है। समझ में आ गया? ग्रेट। तो इस प्रॉब्लम को एक और साइंटिस्ट ने देखे कि ये प्रॉब्लम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। फिर 1913 में साइंटिस्ट नील्स बोर, जो एक फिजिसिस्ट थे, आई थिंक जर्मन फिजिसिस्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मैटर को देखे और देखने के बाद उन्होंने बोला ओके, अब मैं एक एटॉमिक मॉडल डेवलप करता हूँ जो ये जो फेलियर था ना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का, कि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था और एटॉमिक स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो 1913 में नील्स बोर क्या किए, उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को इंक्लूड किया और उन्होंने एक और कंसेप्ट यूज किया जो था क्वांटम मैकेनिक्स को। क्वांटम मैकेनिक्स एक कंसेप्ट है जो कि 1900 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था मैक्स प्लैंक के द्वारा। ओके, और क्लासिकल मैकेनिक्स जो था वो 1600 सेंचुरी में किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को भी कंसीडर किया, क्वांटम मैकेनिक्स को भी कंसीडर किया, दोनों को। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो सबको पता है क्या है, आपने पढ़े होंगे क्लास 11-12 में बहुत ज़्यादा। क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक चीज़ें क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक चीज़ ये है कि हमें जो भी एनर्जी लेवल्स मिलेंगे या फिर हमें जो भी मिलेंगे हर एक चीज़ क्वांटाइज्ड होंगे। क्या होंगे? क्वांटाइज्ड मतलब आप सबको स्टेप्स पता है, स्टेप्स मतलब इसकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये क्या होता है, आपके घर के छत पे चढ़ना है, आप इसको यूज करते हो, राइट? छत पे चढ़ना है तो आप इसको यूज करोगे। यहाँ पे एक स्टेप होता है, यहाँ पे एक और स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप, एक और स्टेप, स्टेप स्टेप स्टेप। अगर आप ग्राउंड पे हो और आपको इस पेड़ पे चढ़ना है एप्पल खाने के लिए, तो आप क्या करोगे? इसको लगाओगे इस तरीके से, फिर यहाँ पे पैर रखोगे, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे पैर रखोगे, यहाँ पे रखोगे, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पैर यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, नहीं रख सकते। यही होता है क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल डेफिनेशन। इसी को हम क्वांटाइज्ड फेनोमेना बोलते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, हम किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, किसी भी स्टेट में, कोई भी स्टेट में। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनी स्टेट्स पॉसिबल, कोई भी स्टेट पॉसिबल। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हर कोई स्टेट पॉसिबल नहीं होता है, बस कुछ सिलेक्टिव स्टेप्स पॉसिबल होता है। जैसे कि ये स्टेट पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल है, लेकिन इनके बीच में ये जो स्टेट है ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है कि हर एक स्टेट पॉसिबल है। समझ में आ गया? तो सी लिख दो एक बार, क्लियर है तो सी लिख दो कमेंट में कि क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। तो इस ये जो हर एक स्टेप प्रेजेंट है ना, तो उसको हम क्वांटाइज्ड स्टेट बोलते हैं, क्वांटाइज्ड स्टेट। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स हर एक स्टेट पॉसिबल है। तो बोर क्या किए, क्लासिकल मैकेनिक्स को भी थोड़ा इंक्लूड किया, क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट जो कि मैक्स प्लैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए थे उसको भी इंट्रोड्यूस किया, और इन दोनों को करके उन्होंने अपना बोर एटॉमिक मॉडल, बोर थ्योरी बनाए। क्या बनाए? बोर थ्योरी। कब? 1913 में। गॉट इट? और उनका जो बोर थ्योरी था, पहले मैं क्लियर कर दूं, ये गलती नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में भी, ये बस हाइड्रोजन एटम के लिए है और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होंगे, बाकी कोई एटम के लिए नहीं होंगे। हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मतलब बस वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, ओनली ट्रू फॉर वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें बस एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्यों? क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है, और वो कैलकुलेशन किस तरीके से करना है एमएससी में जाके सीखोगे। ठीक है, हैट्री-फॉक थ्योरी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी से जो एमएससी में जाके सीखोगे। फॉर द टाइम बिंग
अब बस हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो भी होंगे उसका एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कि अगर हाइड्रोजन एटम को पता है एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हीलियम प्लस, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया ना। प्रोटॉन में ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ लिथियम 2+, फिर आ जाओ बेरिलियम 3+ एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो इसमें प्रोटॉन्स अलग अलग है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो बस एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल होता है। बोर ने भी ये चीजें कंसिडर किए थे। बोर बस हाइड्रोजन एटम के लिए काम किए थे, ठीक है, मतलब वन इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए काम किए थे। ओके, तो एज बोर थ्योरी में ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों कंसिडर किया गया था, तो इसीलिए बोर थ्योरी को बोला जाता है ओल्ड क्वांटम थ्योरी, क्योंकि इसमें क्वांटम थ्योरी तो है बट इसमें क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी का मिक्सचर है, इसलिए बोर थ्योरी ओल्ड क्वांटम थ्योरी का पार्ट है। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाओ। अभी अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, बोर ने क्या बोला कि एटॉमिक मॉडल किस तरीके का हो सकता है। बोर ने सोचा कि लाइक लेट मी ड्रॉ इट, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम, और एक और ड्रॉ कर देता हूं मैं, मेरी तरह गोल नहीं कर सकते आप, राइट? ओके, जो भी है, चलो। तो बोर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड ने जो बोला वो गलत है। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल का डेफिनेशन दिया था वो सही था, लेकिन उन्होंने जब स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना चाहा तो उस स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग उनका जो थॉट था कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा और खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो गलत था। बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के ऊपर इस तरीके से नहीं आएगा। उन्होंने बोला एक एटम का दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियस होता है जो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, और दूसरा पार्ट होगा ये जो है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, और जहां पे कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रहेंगे, तो मान लो ऑर्बिट्स में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रह सकता है। मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने नहीं होंगे मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, और मुझे बस स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना है। तो बोर बोल रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को रिवॉल्व करेगा तब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी ना छोड़ेगा ना वो लेगा जब उसको रिवॉल्व करेगा। इसमें जब रिवॉल्व करेगा वो रिवॉल्व क्यों कर रहा है कि उसमें एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, उस एनर्जी से वो रिवॉल्व कर रहा है और वो एनर्जी फिक्स्ड है। जब वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, इस ऑर्बिट में फिक्स्ड है, इस ऑर्बिट में फिक्स्ड है। जब वो रिवॉल्व करेगा कोई भी एनर्जी ना छोड़ेगा ना कोई भी एनर्जी ना एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन रदरफोर्ड बोल रहे थे कि जब वो रिवॉल्व करेगा और एनर्जी छोड़ने के लिए धीरे 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 न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा। तो ये रदरफोर्ड का था, और बोर बोल रहे हैं जब वो रिवॉल्व करेगा कोई भी एनर्जी नहीं छोड़ेगा। गॉट इट? अगर वो कोई भी एनर्जी नहीं छोड़ेगा देन मुझे स्पेक्ट्रा किस तरीके से मिलेंगे, क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स लिख देता हूं मैं ये लाइन, ड्यूरिंग रिवोल्यूशन, ड्यूरिंग ऑर्बिटिंग, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिलीज एनी एनर्जी, एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो वो एनर्जी कब छोड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाम्प करेगा। अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट पे जाम कर रहा है, मान लो यहां से, चलो यहां से जाम कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड लाइक दिस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाम कर रहा है। तो इस ऑर्बिट का नाम क्या है, बोर बताया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होंगे उसको मैं n=1 दूंगा, n=1, सेकेंड ऑर्बिट n=2, थर्ड ऑर्बिट n=3, फोर्थ ऑर्बिट n=4 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जाता रहेगा। इसको n=1 को उन्होंने बोला k ऑर्बिट, दूसरे को l, तीसरे को m, इसको n एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन
इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाम करेगा तब वो एनर्जी छोड़ेगा। जब देखो ये दूर है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में क्या है, डिस्टेंस दूर है मतलब ये क्या करेगा, यहां से जब यहाँ पे जाम करेगा एनर्जी छोड़ेगा, क्योंकि वो पास आ रहा है तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव पास आना मतलब स्टेबल होना मतलब एनर्जी छोड़ देना, तो एनर्जी छोड़ेगा। अगर एनर्जी छोड़ेगा हमें क्या मिलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेंगे। और जो स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात कर रहे थे। और अगर उल्टा हुआ तो, अगर मान लो कोई ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां से यहां पे गया, या फिर यहां से यहां पे गया, या फिर यहां से यहां पे गया, इन दैट केस क्या मिलेंगे, इन दैट केस एब्जॉर्ब करना एनर्जी, क्योंकि देखो ये यहाँ पे था न्यूक्लियस के पास, तो ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके रखा था। अब इसको अगर दूर जाना है तो ऐसे थोड़ी जा पाएगा, इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, इसको हायर एनर्जेटिक होना है, फिर वो इस एनर्जी पे जा पाएगा। क्योंकि जब आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो आपका एनर्जी इंक्रीज होगा। तो अगर इसमें जाना है तो इस ऑर्बिट का जो एनर्जी होंगे, इस ऑर्बिट के एनर्जी के साथ आपका एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैच होना चाहिए, नहीं तो ऑर्बिट क्यों रहने देगा इलेक्ट्रॉन को, नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। और या फिर अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना है तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड कंडीशन में है वो, तो इसको क्या करना है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करना है। रॉकेट के बारे में सोचो, क्या होता है, एनर्जी होता है छोड़ के ऊपर जाता है, तो लोअर एनर्जी से ऊपर हायर एनर्जी पे जाएगा, अर्थ के ग्राउंड से ऊपर स्पेस में जाएगा। तो अर्थ के ग्राउंड मान लो ये है, यहाँ से स्पेस में जाएगा, तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, फिर उस एनर्जी को खर्च करके ऊपर जाना है, राइट। मतलब इस केस में क्या होंगे, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होंगे। और अगर एनर्जी एब्जॉर्प्शन होंगे तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बोर ने यह भी बताया कि जब ये एमिशन या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है तब कोई भी एमिशन यहां से यहां पे नहीं हो पाएगा, मतलब इन दोनों ऑर्बिट के बीच में नहीं हो पाएगा। या फिर कोई भी एब्जॉर्प्शन यहां से इस ऑर्बिट के ना जाके, मान लो यहां पे जाके खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके लटक गया, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आइदर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन जाम करके यहां से यहां पे आएगा, नहीं तो यहां पे आएगा, नहीं तो यहां पे आएगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी यहां पे नहीं रह सकता, कभी भी यहां पे नहीं रह सकता, इस बीच में नहीं रह सकता। मतलब यहां पे उन्होंने क्या किया, क्वांटाइजेशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया। ये जो ऑर्बिट्स होंगे ना, ये जो ऑर्बिट्स होंगे वो क्या होंगे, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होंगे, और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होंगे। मैं बोल सकता हूं क्या होंगे, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऑर्बिट आपको देखने को मिलेंगे, ये ऑर्बिट, इसका हर एक ऑर्बिट का एक पार्टिकुलर एनर्जी रहेगा, हर एक ऑर्बिट का। न्यूक्लियस से जितने दूर जाओगे ऑर्बिट का एनर्जी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। सो जितने दूर जाओगे एनर्जी उतना ही इंक्रीज होगा। गॉट माय पॉइंट। तो इसको क्वांटाइज एनर्जी लेवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वांटाइज मतलब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होता है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट होता है, स्पेसिफिक स्टेट। उन कुछ भी मतलब हमेशा हर एक जगह पे स्टेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आइदर यहाँ पे रहेगा, नहीं तो यहाँ पे रहेगा। मतलब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि n = 1, n = 2, 3, 4 ये नंबर ऑफ ऑर्बिट से, और इलेक्ट्रॉन आइदर 1 पे रहेगा, नहीं तो 2 पे, नहीं तो 3 पे, नहीं तो 4 पे। 1.5 पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, 2.5 पे नहीं रह सकता, 3.5 पे नहीं रह सकता, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया तो क्लियर लिख दो, सी लिख दो एक बार। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये बोर ने फॉर द फर्स्ट टाइम डिराइव किया। और बोर का जो ऑर्बिट था वो क्वांटाइज एनर्जी लेवल था। ऑर्बिट को क्या सोचा उन्होंने, क्वांटाइज एनर्जी लेवल, क्योंकि हर एक ऑर्बिट का एनर्जी अलग अलग होंगे, क्योंकि उसमें अलग एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। गॉट इट। अभी और एनर्जी कब छोड़ेगा ये, जब हायर से लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में आएगा, सॉरी ऑर्बिट में आएगा, तब वो एनर्जी छोड़ेगा। और जब लोअर से हायर एनर्जेटिक ऑर्बिट में जाएगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। छोड़ने के वक्त एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जेटिक ऑर्बिट में जाएगा। गॉट इट। तो अगर मैं काम करूं, मैं यहाँ पे इसके एनर्जी मान लो मैंने E1 दे दिया, इसके एनर्जी E2 दे दिया, इसके एनर्जी E3 दे दिया, इसके एनर्जी E4 दे दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि E4 is greater than E3 is greater than E2 is greater than E1?
ये इसमें बोल सकता हूं। Okay, so Ananda is asking that why does energy increases? Okay, I told you already. Look at this. ये आपका न्यूक्लियस है, राइट। एनर्जी क्यों इंक्रीज होता है जब आप दूर जाते हो? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, याद कर लो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ये डिस्टेंस देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर जितना दूर जाओगे इनमें डिस्टेंस जितना ज़्यादा होंगे, और अगर डिस्टेंस कम हो तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी। ज़्यादा स्टेबिलिटी मतलब क्या? लेस एनर्जी। तो पास होंगे तो एनर्जी कम होंगे, अगर दूर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होंगे। सिंपल, ठीक है, ग्रेट। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि पास होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब एनर्जी कम, दूर होंगे मतलब स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज़्यादा। सिंपल कंसेप्ट, ओके। और दीवाकर इज आस्किंग स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल, स्पेक्ट्रा को आई थिंक स्पेक्ट्रा को प्लूरल होता है और स्पेक्ट्रम शायद सिंगुलर होता है, राइट। मतलब स्पेक्ट्रम मतलब मुझे मिक्सड अप हो रहा है, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम मतलब सिंगुलर होता है, स्पेक्ट्रा प्लूरल होता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक स्पेक्ट्रा को समझाया जाता है, स्पेक्ट्रम मतलब मल्टीपल स्पेक्ट्रा को समझाया जाता है, बस, नथिंग टू वरी, ओके। कोई और डिफरेंस नहीं है स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम में, ठीक है। दोनों सेम चीज़ है, बस एक को समझाना और मल्टीपल स्पेक्ट्रम को समझाना, यही डिफरेंस होता है, बेसिक। गॉट इट। तो बोर का ही एटॉमिक मॉडल था, और बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उस एटॉमिक मॉडल से फिर साइंटिस्ट बोर ने अपना पोस्टुलेट्स बताए, कुछ पोस्टुलेट्स बताए, और अकॉर्डिंग टू दोज पोस्टुलेट्स क्या था? MVR, फर्स्ट जो पोस्टुलेट था वो था MVR इक्वल्स टू NH/2π। और ये MVR को क्या बोलते हैं आपको बताएं? एंगुलर मोमेंटम। अब क्वेश्चन रेज होता है एंगुलर मोमेंटम क्यों लिया उन्होंने? एंगुलर मोमेंटम देखो, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे A से B पोजीशन में लीनियर लाइन पे जा रहा है, लीनियर लाइन, इस लाइन बराबर ये जा रहा है A से B पॉइंट में, तो इसका क्या मोमेंटम रहता है? इसका एक मास रहता है, इस पार्टिकल का एक मास होगा, इसका एक वेलोसिटी होगा, तो mv जो होगा वो होगा क्या? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। लेकिन एटॉमिक मॉडल में क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, किसको? न्यूक्लियस को। तो जब रिवॉल्व करेगा, मान लो एक पोजीशन पे यहाँ पे ये है, सेकेंड टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इनके बीच में क्या एक एंगल प्रेजेंट है ना? तो इस एंगल का हमेशा एक एंगल को लेके ये रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आप लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से समझाते हैं, ठीक है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी आप नहीं ले सकते, आपको क्या लेना है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके। और अगर एंगुलर वेलोसिटी ये है तो इसका मोमेंटम कितना होंगे? m ओमेगा, एंड ओमेगा मतलब पता है आपको, ओमेगा इक्वल्स टू VR, आपने पढ़े होंगे क्लास 11-12 में। तो MVR ये जो होता है वो होता है क्या? एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये एक एंगल में मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए हमें एंगुलर मोमेंटम लेना है, ना कि लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ एटम। तो MVR इक्वल्स टू NH/2π ये आपको मिल चुका है। और यहाँ पे जो इस एंगुलर मोमेंटम है ना, उसको उन्होंने क्या कर दिया? क्वांटाइज कर दिया। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जब क्वांटाइजेशन किया, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कुछ पार्टिकुलर स्टेट्स होंगे, सिलेक्टिव स्टेट्स होंगे। तो सिलेक्टिव स्टेट हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इस n वैल्यू से। n क्या है? n का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। अगर n का वैल्यू 1 है तो MVR का वैल्यू क्या होंगे? एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h/2π। लिख देता हूं मैं, n इक्वल्स टू 1 लाइक 1h/2π, n का वैल्यू 2h/2π, n का वैल्यू 3h/2π। मतलब देखो ये जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ रहा है ना, वो देखो आइदर 1h/2π होगा, नहीं तो 2h/2π होगा, नहीं तो 3h/2π होगा। आप क्या बोल सकते हो? एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 2.5h/2π होगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है मतलब हम क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो कर रहे हैं और हमें कुछ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, क्वांटाइज्ड
एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है, इसीलिए इस फेनोमेना को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ गया तो सी लिख दो। ग्रेट। तो फर्स्ट बोर का जो पोस्टुलेट था वो था, ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम होंगे वो क्वांटाइज हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मॉडल, इन केस ऑफ एटॉमिक मॉडल। ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट, बोर ने ये बोला कि जब, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। ये रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, कोई एनर्जी नहीं छोड़ेगा। ये रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी एनर्जी नहीं छोड़ेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अपने ऑर्बिट में, कोई भी एनर्जी नहीं छोड़ेगा। ठीक है। एनर्जी कब छोड़ेगा? जब वो जाम करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, और या फिर एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना होगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कोई भी एनर्जी ना छोड़ रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है। और इसीलिए जो ऑर्बिट्स होते हैं बोर थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो होता है क्या? उसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइदर absorbs or emits energy during revolution। ओके। इसलिए हर एक ऑर्बिट को जो बोर थ्योरी में प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? इट्स नॉट अ पोस्टुलेट। बोर एटॉमिक मॉडल में क्या होता है? देखो मैंने क्या बोला, बोर एटॉमिक मॉडल क्लासिकल मैकेनिक्स, सीएम एंड क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है मैंने आपको बता दिया। अब क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो क्यों करेगा? क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल के रिगार्डिंग ये जो न्यूक्लियस होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें क्या फोर्सेस अप्लाई होंगे? इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अप्लाई होंगे, जिसके थ्रू ये क्या होगा? एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड कंडीशन में रहेगा। तो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, राइट। सेकेंड, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो कि रदरफोर्ड थ्योरी से हमें मिल गया था, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप बताओ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये किसका पार्ट है? क्वांटम मैकेनिक्स का या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए एक एटम के स्टेबिलिटी के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहे, राइट। ये इक्वल होगा। और ये जो दोनों का दोनों फोर्सेस है ना, ये क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता है, नॉट क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कूलॉम्स लॉ को फॉलो करता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एमवी, मास वेलोसिटी लेके हम काम करते हैं। तो दोनों का दोनों क्लासिकल मैकेनिकल कंसेप्ट है, राइट। क्लासिकल मैकेनिक्स से एटम स्टेबलाइज हो रहा है। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहाँ पे आ रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स तब आ रहा है जब हम डिफरेंट एनर्जेटिक ऑर्बिट्स को डिफाइन कर रहे हैं कि ऑर्बिट्स एक पार्टिकुलर एनर्जेटिक होगा, यहाँ पे कोई ऑर्बिट नहीं होंगे, यहाँ पे कोई ऑर्बिट नहीं होंगे, यहाँ पे कोई ऑर्बिट नहीं होंगे। गॉट इट? तो इसीलिए यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों होता है। इसलिए हम बोर थ्योरी को बोलते हैं कि यहाँ पे ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी है। गॉट इट? आई होप इट इज। नंबर 4 एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। नंबर 4 पोस्टुलेट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एक ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाम करेगा, तो इस ऑर्बिट की एनर्जी मान लो हायर है, तो मैं क्या करूंगा? इस ऑर्बिट का जो हायर एनर्जी है एन, और इस ऑर्बिट का हायर एनर्जी लोअर एनर्जी है एल। ओके, तो ये हायर एनर्जेटिक ऑर्बिट है, ये लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिट है, क्योंकि दूर है, ये पास है ना। तो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, तब हम क्या करेंगे? हायर एनर्जी को एफ से डिनोट करेंगे और लोअर एनर्जी को आई से डिनोट करेंगे। देखो, ये मत समझना कि आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब एफ मीन्स फाइनल। अगर आप इसमें मिक्सड अप कर दोगे तो क्या होंगे?
आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी फ्यूचर में जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा। तो मान लो हमेशा क्या करना, हायर एनर्जी को एफ से डिनोट करना, NF फाइनल को फाइनल से, और लोअर एनर्जेटिक जहां पे आएगा उसको आई से डिनोट करना। इजी होगा कैलकुलेशन में, ठीक है, इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो NF से NI में अगर आएगा तो इसका एनर्जी क्या था, EF था, इसकी एनर्जी क्या है, EI है। तो कितना एनर्जी ये रिलीज करेगा जब ये एक हायर एनर्जेटिक ऑर्बिट से लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिट में आएगा, कितना ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करेगा। मान लो एक ऑर्बिट है n इक्वल्स टू 1, ये मान लो n इक्वल्स टू 2 है फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो ये n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में आते वक्त कितना ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा इस अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी। डेल्टा ई मतलब EF हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, EI इक्वल्स टू H न्यू, और ये आता है हमारा प्लैंक्स इक्वेशन से। ये आता है हमारा प्लैंक्स इक्वेशन से, समझ में आ गया। प्लैंक्स इक्वेशन से ये आता है कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आते वक्त ये इस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। गॉट इट, ग्रेट। नाउ ये 4 पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर थ्योरी को मैथमेटिकली डेवलप करने के लिए। चलो अब मैथमेटिकली डेवलप कर लेते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बोला था ऑलरेडी पोस्टुलेट्स में मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक स्टेबिलिटी होने के लिए न्यू इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कूलम्बिक अट्रैक्शन इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। तो कूलम्बिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एक ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, ये फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, कूलम्बिक फोर्स CF, ओके, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। कूलम्बिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो कूलम्बिक फोर्स तो हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, कूलम्बिक फोर्स मतलब क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, मैं SI में लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देना है मुझे। अगर CGS में लिखूंगा तो ये नहीं हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं SI में लिखूंगा R²। ये होता है हमारा कूलम्बिक फोर्स, राइट। अब यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, Q1 मतलब इस न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेके काम कर रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब मान लो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है और ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, और ये डिस्टेंस जो है इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का वो है डिस्टेंस r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम डिनोट कर सकते हैं mv²/r इससे, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे Q1 और Q2 वैल्यू हमें पुट करना है। Q1 मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज और ये इसका चार्ज। अब बताओ यहाँ पे Q1 में न्यूक्लियस में चार्ज किसके पास होता है, न्यूट्रॉन के पास नहीं, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है। अब प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया था कि यहाँ पे क्या करना है, मुझे हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम लेके काम करना है। तो हाइड्रोजन के लिए Z=1 है, एक ही प्रोटॉन है। लेकिन अगर हीलियम प्लस लिया मैंने, जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे Z=2 है, मतलब Z को हम Z ही रखेंगे। तो एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, Z × +1, राइट दैट। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 एंड लाइक दैट। सो मैं सिंपली क्या करूंगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है, जस्ट बस ऑपोजिट होता है, राइट। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज है Z × E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसको मैं E से डिनोट कर रहा हूं, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल्स टू प्रोटॉन का चार्ज। कितने प्रोटॉन है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल चार्ज कितना है, ZE। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो होता है E। तो ZE × E डिवाइडेड बाई दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R²। अब R को अच्छे से देखो, R मतलब रेडियस, ठीक है। कहाँ का रेडियस,
इस ऑर्बिट का रेडियस। तो अगर मैंने फर्स्ट ऑर्बिट को लिया तो r1 फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो गया। अगर मान लो मैंने सेकेंड ऑर्बिट को लिया r2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट को लिया r3 हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस इक्वेशन से मैं कोई भी ऑर्बिट का कैलकुलेशन कर सकूं, इसलिए मैं r को क्या करूंगा, r को r ना लिख के इसको rn लिख दूंगा ताकि मैं हर एक कैलकुलेशन कर पाऊँ इजीली। ठीक है, हर एक ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वन होनी चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सिस्टम में। ओके ग्रेट। इक्वल्स टू, अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो एम बाई आर, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का रेडियस आर है तो डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए डिफरेंट रेडियस होंगे, तो यहाँ पे आर एन लिख देता हूँ मैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्बिट में वेलोसिटी डिफरेंट होंगे, वी एन लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारा इक्वेशन मिल चुका है यहाँ से। ओके, तो अगर यहाँ से आप थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करोगे, इन दैट केस देखो क्या होगा, ये पार्ट ये स्क्वायर कट जाएगा, ये और ये स्क्वायर कट जाएगा, और रहेगा क्या, आर एन रहेगा। तो यहां से आपको आर एन का वैल्यू क्या मिलेंगे, आर एन विल बी इक्वल्स टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी एन स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आपको मिल चुका है, इसको एक्सप्रेशन नंबर ए दे दो। गॉट इट। अब आपको ऑलरेडी पता है बोर्स का जो पोस्टुलेट था उसमें से कि एम वी आर जो होता है वो एन एच बाई 2 पाई होता है। गॉट इट। तो फ्रॉम बोर थ्योरी आपको पता है कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई होता है। अब एम वी आर भी मतलब क्या होता है, एन तो ऑर्बिट का, कोई भी ऑर्बिट का वेलोसिटी हो सकता है, तो वी एन लिख रहा हूं, आर एन लिख रहा हूं। तो एम वी एन आर एन इक्वल्स टू लाइक दिस। सो फ्रॉम हियर आई कैन इजिली कैलकुलेट वी एन इक्वल्स टू व्हाट, एन एच बाई 2 पाई एम आर एन होता है। तो यहां से मैं वी एन स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता हूं, क्या होंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। जब मुझे वी एन स्क्वायर मिल चुका है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर लाइक बी। ठीक है, तो इस अब वी एन स्क्वायर का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। कहाँ पे, इस पोजीशन पे पुट कर देना है। अगर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, सो पुटिंग इट इक्वेशन 1, पुटिंग इट इन 1 और इक्वेशन नंबर ए। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग दिस आर एन इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम इनटू वी एन स्क्वायर। वी एन मीन्स क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे ऊपर जाएगा इनटू 2 पाई एम स्क्वायर, आई एम सॉरी यहाँ पे 2 पाई नहीं 4 पाई स्क्वायर होगा, 4 पाई स्क्वायर होगा। यस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर हो गया। ग्रेट, तो ये मिल चुका है आपको। अब इसका कैलकुलेशन करते चलो। देखो यहाँ पे आर एन है, यहाँ पे आर एन स्क्वायर है, तो एक आर एन रहेगा, एम है एम स्क्वायर है, एक एम रहेगा, एनीथिंग 4 कट हो गया, एनीथिंग एल्स पाई कट होके पाई आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि इजीली कैलकुलेटेड हो सब कुछ। एनीथिंग एल्स और कुछ कट नहीं होगा। तो यहाँ से मैं आर एन को लिखूंगा, ठीक है, इस आर एन को मैं अभी लिखूंगा। देयरफॉर आर एन इक्वल्स टू व्हाट, आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर पाई एम। ओके, जेड ई स्क्वायर पाई एम, जेड ई स्क्वायर पाई एम। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला आर एन का, वो आपका एक्सप्रेशन है एस आई यूनिट में रेडियस का एक्सप्रेशन। ओके, रेडियस का एक्सप्रेशन। गॉट इट। कोई भी ऑर्बिट, अगर मान लो आप हाइड्रोजन एटम के या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए R1 का रेडियस निकालोगे, निकाल सकते हो, R2 का निकालोगे, R3 का, R4 का, R7 का, R8 का, R9 का, you can just put this R equals to 10, here you put 10, put all the values, you will be getting your radius, simple। तो ये वैल्यू SI से मैंने निकाला। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करना है।
आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, आप सीजीएस में निकालो। तो जब इसी आर एन को आप सीजीएस में निकालोगे आपका वैल्यूज आएंगी ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब मैं वैल्यू भी दे रहा हूं, क्या आएगा क्या, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगे सीजीएस में। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस के लिए इसको डिराइव करो। किस तरीके से डिराइव करोगे, बस 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 इस इक्वेशन में ये जो आप इक्वल कर रहे हो ना, इसमें इसको हटा देना। आपको पता है सीजीएस में इसका वैल्यू 1 होता है, 1/4πε0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हटा देना। सेम टू सेम कैलकुलेशन करना जो मैंने किया, सेम टू सेम कैलकुलेशन, आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, और करने के बाद इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना। ओके, होमवर्क को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है आपको, और मैं चेक करूंगा। ओके, मैं चेक करूंगा एनीथिंग आई मिस्ड। ओके या थैंक्स गाइस, थैंक्स। यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एप्सिलॉन होगा एक। यस, थैंक यू सो मच गुरुपदो। यस, यहाँ पे एक एप्सिलॉन होंगे, ठीक है, पुट कर लो। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, आप करना और सेंड करना। तो हमारा रेडियस मिल चुका है, ठीक है। और इस इक्वेशन में अगर आप इस इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन जो भी है इसको अच्छे से देखोगे, इस इक्वेशन में अगर हाइड्रोजन एटम होंगे जो कि 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, Z इक्वल्स टू 1 होंगे, हीलियम प्लस होंगे Z इक्वल्स टू 2 होंगे, लिथियम 2 प्लस होंगे Z इक्वल्स टू 3 होंगे, एंड डॉट 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 डॉट। तो इसका कैलकुलेशन भी हम करेंगे बाद में कि डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए क्या कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में, इसके रिगार्डिंग जो भी हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। रेडियस कैलकुलेशन हो चुका है, एंड नॉट ओनली रेडियस, हम वेलोसिटी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पता कैसे, देखो अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से नोट डाउन करोगे, इक्वेशन सी दे दो, ये क्या है एक्चुअली में, वेलोसिटी इक्वेशन। क्यों, अच्छे से देखो, Vn मतलब भी फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना होगा, 1 पुट कर दो, और यहाँ पे बस R1 पुट करना है। मतलब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको बस पहले उस ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है न्यूक्लियस से, Rn कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पे पुट करके वेलोसिटी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हमारा एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी कितने होंगे उसका एक्सप्रेशन है। गॉट इट राइट। सिमिलरली अब आ जाओ एनर्जी कैलकुलेशन में। एनर्जी कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनर्जी और टोटल एनर्जी को किस तरीके से डिनोट कर सकते हो। अच्छा, टोटल एनर्जी को मैं En से डिनोट कर रहा हूं। En मतलब कोई भी ऑर्बिट का एनर्जी, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिट का डिफरेंट एनर्जी होंगे। तो इसका वैल्यू होंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है आपको पता है, हाफ mv², और v मतलब कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, इसलिए vn² कर दूंगा मैं। पोटेंशियल एनर्जी को आप इस तरीके से निकालोगे। पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका r डिस्टेंस में एक ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन घूमने गया है यूएस में, मतलब ये इन्फिनिटी डिस्टेंस में गया है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है। अब इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए किसके थ्रू, दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होना चाहिए, कूलम्ब अट्रैक्शन होना चाहिए। तो उस अट्रैक्शन के हेल्प से इस न्यूक्लियस को, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी डिस्टेंस से यहाँ पे लाने के लिए कितना काम करना है, कितना वर्क डन करना है सिस्टम को, उस वर्क डन को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको किस तरीके से डिनोट किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से लाना है, इन्फिनिटी से कहां तक, r डिस्टेंस पे, ठीक है।
तो ये न्यूक्लियस से इन्फिनिटी डिस्टेंस और न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस है ये। तो इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना है, तो किसके थ्रू लाओगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू लाओगे। तो अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है ZE इंटू ई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन RN स्क्वायर एंड यहाँ पे DRN, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो DRN यहाँ पे पुट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, गॉट इट। चलो ऑर्गेनाइज कर लेते इसको। ये आ गया हमारा हाफ mvn स्क्वायर प्लस ये जो आया इसको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से देखो ये कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट टर्म है, बस ये वेरिएबल है तो मैं अलग करके लिखता हूँ। ds डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r। अगर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे अच्छे से, इसको इंटीग्रेशन मतलब 1 बाई RN स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे इस तरीके से, आपको क्या मिलेंगे, मैं इंटीग्रेशन करूंगा नहीं, मैं बस आपको बताऊंगा कि ये मिलेंगे आपको, इक्वल्स टू 1 बाई 2mvn स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 1 बाई RN माइनस 1 बाई RN इन्फिनिटी r, डेफिनेट इंटीग्रल है। देयरफॉर आई कैन से हाफ mvn स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। ओके, गॉट इट, परफेक्ट। अब ये आपको जो दिख रहा है ना कि हाफ mvn स्क्वायर, अच्छा क्या मैंने ये वैल्यू पहले कैलकुलेट किए, नहीं कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन मैंने vn स्क्वायर का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करके रखा था, राइट। तो मैं यहाँ पे vn स्क्वायर का वैल्यू या फिर यहाँ पे लुक एट दिस। अगर आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखोगे तो अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूँ साइड पे, दैट वुड बेटर। क्या मिल रहा है यहाँ से, मतलब इसी का एक और फॉर्म लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो mvn स्क्वायर का वैल्यू क्या होंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस, क्योंकि ये दोनों तो कट हो रहा है ना, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना mvn स्क्वायर का वैल्यू इक्वल्स क्या है, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। तो ये वैल्यू क्या मैं, ये जो वैल्यू है या क्या मैं वहाँ पे पुट कर सकता हूँ, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। यस, mv स्क्वायर की जगह पे वो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। अगर मैंने पुट कर दिया मुझे क्या मिलेंगे, हाफ जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। देखो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 है, तो मिलेंगे क्या, माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। ये आपका क्या है, देयरफॉर EN इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, RN का वैल्यू भी पुट करके यहाँ पे बिठा देना है। RN का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है SI से ये वैल्यू है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस वैल्यू को और पुट कर दूंगा मैं RN की जगह पे। तो अब मैं अगले लाइन पे क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड RN का वैल्यू, ठीक है, RN का वैल्यू। तो ये पार्ट जेड स्क्वायर पाई एम इसको ऊपर भेजना है, जेड स्क्वायर पाई एम और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 को थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करना है बस। तो ये मुझे मिल चुका है EN का एक्सप्रेशन, राइट। तो इसको ऑर्गेनाइज कर लेते चलो। इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। माइनस जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 पाई, ओके पाई तो नहीं रहेगा ना, देखो पाई और पाई हट गया,
ग्रेट, इजी हो गया राइट। एम डिवाइडेड बाई 4 4 4 4 4, एम आई डूइंग एनी मिस्टेक, am I doing any mistake? Let me check once, just one second, just one second. Okay, just one second. ओके या देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, अच्छे से देखो, ये 1 है, ये हाफ है, मतलब यहाँ पे 2 होंगे माइनस करने के बाद, तो यहाँ पे क्या होंगे 8 होंगे। अब सही है, ओके गुड शोमो गुड। सो 8 होंगे यहाँ पे, तो 8 उसके बाद एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0, आई मीन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर में कर सकता हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका en का एक्सप्रेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस स्टेप फॉलो करने हैं आपको, ठीक है, और गलती नहीं करनी है बस। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो SI में, SI यूनिट में आपका एनर्जी एक्सप्रेशन है। तो अगर मैंने आपको SI यूनिट में एनर्जी कैलकुलेशन कर दिया, क्या आप CGS यूनिट में एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हो? तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, En इक्वल्स टू व्हाट फॉर CGS यूनिट, लाइक ओके, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और इसका वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप इजीली वेरीफाई कर पाओ। 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेंगे आपको CGS में, ओके। तो इसको आप कैलकुलेट करना और वेरीफाई कर लेना ये है कि नहीं, फिर आपको इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, करना ही है आपको, गॉट इट। तो इसको कैसे करोगे, देखो जहां जहां पे मैंने बेसिक स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको कोई भी एप्सिलॉन नॉट पुट नहीं करना है, अगर यहाँ पे पुट नहीं करोगे तो यहाँ पे नहीं होंगे, फिर कैलकुलेशन करना, और Rn का जो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, Rn का वैल्यू यहाँ पे जो मैंने पुट किया, Rn के वैल्यू के पास भी आपको कोई भी एप्सिलॉन नॉट, मतलब Rn का वैल्यू भी आपको CGS में पुट करना है, मतलब दिस वैल्यू आपको पुट करना है, दिस वैल्यू नहीं, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, गॉट इट। तो संभाल के करना थोड़ा सा, और फिर वेरीफाई कर लेना कि En का वैल्यू ये आ रहा है या नहीं, परफेक्ट। तो अभी अगर आप और अच्छे से नोट करोगे, देखो इस En पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, इस En पे भी एक नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, एनर्जी नेगेटिव क्यों हो रहा है? इसका मीनिंग ये है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट मींस सिस्टम इज डूइंग सम वर्क एंड दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग थ्रू दिस नेगेटिव चार्ज। कौन सा वर्क, आ जाओ वापस, कि जब इन्फिनिटी डिस्टेंस से वर्क डन करके सिस्टम r डिस्टेंस पे लेके आ रहा था, मतलब न्यूक्लियस r डिस्टेंस पे लेके आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्शन के थ्रू, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, वो काम तो सिस्टम कर रहा था, इसीलिए हमें ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन मिल रहा है, गॉट इट, क्लियर हो गया ना, परफेक्ट। ना अभी जो हमें एनर्जी मिला है ना, देखो मैजिक आएगा, अभी जो एनर्जी कैलकुलेशन हमने किया उस एनर्जी कैलकुलेशन का एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन। तो इसमें क्या करेंगे, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे थोड़ा छोटा सा। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एक ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तो मान लो ये जो ऑर्बिट है ये ni है, ये जो ऑर्बिट है nf है, तो nf से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन जाम करके ni पे आ रहा है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगा, nf होगा, ef होगा, इसकी एनर्जी क्या होगा, ei होगा, ग्रेट। तो डेल्टा ई क्या होगा, आपको मैंने बताया बोर्स पोस्टुलेट से डेल्टा इक्वल्स टू ef माइनस ei होगा, हायर माइनस लोअर, ओके, और इसका वैल्यू होगा h न्यू का इक्वल, ये मेरा बोर पोस्टुलेट से मुझे ये मिल रहा था। अब इसको ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि किस तरीके से एनर्जी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, कहाँ से, जो एनर्जी वैल्यू मुझे SI से या फिर CGS से मिल रहा है उसको, गॉट इट। चलो, तो देयरफॉर आई कैन राइट
that h nu equals to EF minus EI. Therefore I can write h nu मतलब क्या होता है, c by lambda होता है, EF minus EI. Therefore I can write like HC by lambda equals to EF का वैल्यू क्या है, चलो EF मतलब माइनस जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 m बाई दिस पुट कर देते हैं, माइनस जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n f स्क्वायर. ओके, माइनस फिर से एक और माइनस जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n f स्क्वायर. हो गया कैलकुलेशन. ओके, वैल्यू मैंने दोनों पुट कर दिए. अब थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते इसको. एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा विल बी व्हाट. देखो ये पार्ट ना, ये पार्ट अच्छे से देखो जो मैं लिखूंगा, जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 m, ये पार्ट 8 पाई स्क्वायर, उसके साथ 8 पाई स्क्वायर पार्ट, ये जो पार्ट है पूरा दोनों में कॉमन है ये पार्ट, राइट. ये पार्ट भी देखो कॉमन है. तो मैं क्या करूंगा, एक साथ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, मतलब मैं लिख सकता हूँ ना इस तरीके से कि जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई n i स्क्वायर माइनस 1 बाई n f स्क्वायर. क्यों, देखो इसके i के ओके सॉरी, बोथ ऑफ दिस केस मैंने i पुट कर दिया, यहाँ पे i होंगे ni. ओके, क्योंकि यहाँ पे ei का वैल्यू ni होंगे, तो ये इसके ni से पहले पॉजिटिव होंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ni को मैंने पहले लिखा, उसके बाद nf को लिखा, तो ये मुझे मिल रहा है. इसको अगर मैं और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगा तो मुझे किस तरीके से मिल सकता है, देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 1 बाई लैम्डा कैलकुलेट करूंगा. 1 बाई लैम्डा, क्योंकि 1 बाई लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, न्यू बार होता है. ग्रेट, इक्वल्स टू, तो इस सी को मुझे यहाँ पे लेके आना है. तो देखो मैं क्या करूंगा, ई टू दी पावर 4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर देन h स्क्वायर देन hc इंक्लूड कर दिया. फिर अलग करके मैं z स्क्वायर लिख रहा हूँ, देन मैं ये लिख रहा हूँ ni स्क्वायर माइनस n1 बाई nf स्क्वायर. ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप अच्छे से नोट डाउन करोगे, नोटिस करोगे, तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को एक टर्म से समझा जाता है जिसको बोलते हैं r. ओके, इस पार्ट को एक टर्म से समझा जाता है r. ये क्या है, जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ पार्टिकुलर सिस्टम. और ये जो पार्ट है वो क्या है, ni का एक वैल्यू रहेगा, nf का वैल्यू रहेगा. तो nf से ni पे इलेक्ट्रॉन जाम कर रहा है, तो इसलिए मुझे ये वैल्यूज मिल रहा है, राइट. समझ में आ गया. और ये जो r होता है, इस r को बोला जाता है रीडबर्ग कांस्टेंट. ठीक है, और अगर आप इस रीडबर्ग कांस्टेंट को, रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मतलब आप यहाँ पे E को पुट करोगे, M को पुट करोगे, M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले ही आपको बता दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पुट करोगे, देन H का वैल्यू, C का वैल्यू, हर किसी का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपको जो R का वैल्यूज मिलेंगे वो होंगे 109700. देखो ये कुछ बुक्स में कुछ अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं सिंपल वे में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. एग्जाम में ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, नहीं तो आप ये यूज करना, आपको आंसर मिल जाएंगे. थोड़ा बहुत वेरिएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपका वैल्यू R का वैल्यू मिलेंगे ये इतना सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, अगर आप इसको एसआई में कन्वर्ट करोगे, मतलब मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, तो आपको क्या मिलेंगे, सिंपली, और आई कैन से 10970000 मीटर इनवर्स. तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं कि आप एक काम करो, ये सारे के सारे एम का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इक्वल, उसका यूनिट भी लिखना, मास का यूनिट, चार्ज का यूनिट, हर एक चीज लिखना. ठीक है, लिख के आप क्या करोगे, एप्सिलॉन 0 गूगल पे सर्च करना, वैल्यूज मिल जाएगा 8.94 समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगॉट द वैल्यू. तो यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करना, आपका होमवर्क ये है, और वेरीफाई करना कि ये आर का वैल्यू ये मिल रहा है कि नहीं.
ठीक है। और क्वेश्चन राइज होगा आर का वैल्यू, आर का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स क्यों है? क्योंकि देखो एन का तो कोई यूनिट नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन का भी कोई यूनिट नहीं होता, तो जिस जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट 1/λ का होगा। लैम्डा मतलब क्या? सेंटीमीटर या मीटर, तो 1/λ क्या? सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। तो इसीलिए इसका जो यूनिट होंगे वो 1/λ के यूनिट के इक्वल होंगे। और इसको क्या बोला जाता है? 1/λ या फिर न्यू बार इसको बोला जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइक एनर्जी इन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपली। इसलिए हमने यहां पे ये कैलकुलेट किया। गॉट इट? परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब अगर इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखोगे और पहले वाले जो रीडबर्ग इक्वेशन था, जो रीडबर्ग ने डेवलप किए थे, उसके साथ कंपेयर करोगे, देखो चलो वापस जाते हो, देखते हैं। दिस रीडबर्ग इक्वेशन ने बस यहाँ पे n का एक वैल्यू पुट कर दिए थे, ठीक है। आर है समथिंग है। अब बताओ ये समथिंग क्या है? कमेंट करो, नीचे कमेंट करो समथिंग क्या निकला बोर थ्योरी से। ये समथिंग मतलब क्या निकला? क्या निकला समथिंग? z² फ्रॉम बोर थ्योरी। आ गया ना मजा? तो इस तरीके से साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा था उस टाइम पे। गॉट इट? या गुड। तो इस तरीके से साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा था। चलो वापस आ जाओ, फिर वापस आ जाओ। तो अभी इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे लेफ्ट ऑफ द पार्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि अभी 9:30 बज चुके हैं, बहुत स्टूडेंट्स का क्लासेस भी है, ऑनलाइन कॉलेज क्लासेस। सो अभी यहाँ पे खत्म करते हैं लेक्चर। बताओ क्रिस्टल क्लियर हुआ सब कुछ?